प्यारे साथियों, आज हम हिंदी के विकास क्रम के बारे में जानेंगे कि हिंदी का विकास किस प्रकार से हुआ। तो जो हिंदी का विकास क्रम माना गया है, देखिए वे किस प्रकार से है। हिंदी का विकास क्रम आपको पता है, पूर्व में हमारी भाषा संस्कृत थी, संस्कृत से अपभ्रंश पाली, फिर प्राकृत, और उसके बाद में प्राकृत से उसके बाद में अपभ्रंश, उसके बाद में अवहट, और अवहट से कह सकते हैं प्रारंभिक हिंदी, उसके बाद में नई हिंदी या नवीनतम हिंदी का विकास हुआ। एक बार ध्यान दें, हिंदी का विकास क्रम है वो संस्कृत से पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश, और उसके बाद में अवहट, फिर प्रारंभिक हिंदी, और उसके बाद में नई हिंदी। ये बहुत बार आता है कि हिंदी का जो कह सकते हैं उद्गम कहाँ से हुआ। तो हिंदी का जो उद्गम माना गया है, ध्यान दीजिए, वो अपभ्रंश से माना गया है। अगर इसकी शुरुआत करें कि हिंदी का जो प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ है, तो वह संस्कृत से, लेकिन अगर हिंदी का उद्गम अगर माना जाए, कहा जाए, तो वहाँ हम अपभ्रंश के रूप में लिखेंगे, यदि संस्कृत नहीं दिया जाए ऑप्शन में। ध्यान दीजिए, संस्कृत में हिंदी के क्वेश्चन आ जाए कि हिंदी का विकास क्रम कहाँ से हुआ है, अगर संस्कृत ऑप्शन नहीं दिया गया है और वहाँ दिया गया है अपभ्रंश, तो हमें अपभ्रंश मानना है। अपभ्रंश कैसे है, किस प्रकार से है, ये हम अभी जानते हैं किस प्रकार से ये हुआ है। देखिए क्रम, ध्यान दीजिए, हिंदी का जो उद्भव काल माना जाता है 1050 ईस्वी के 1050 ईस्वी माना जाता है, और इसका विकास क्रम है संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर प्रारंभिक हिंदी, फिर नई हिंदी या नवीनतम हिंदी। अगर संस्कृत न दिया जाए, क्वेश्चन आ जाए कि हिंदी का विकास या हिंदी का उद्गम कहाँ से हुआ, किस भाषा से हुआ, तो अपभ्रंश माना जाता है। ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए साथियों, अपभ्रंश जो हुआ था प्राकृत भाषा के बाद, अपभ्रंश का सामान्य अर्थ कह सकते हैं कि देशज भाषा, या यूँ कह सकते हैं कि भाषाओं का मिला जुला रूप, इस प्रकार कह सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो था हमारा, वह कौन सा था अपभ्रंश हुआ था? शौरसेनी अपभ्रंश हुआ था। शौरसेनी अपभ्रंश में जो भाषाएं थी, उसमें सबसे पहले जो भाषा थी या उसके अंदर जो भाषाएं ली गई थी, उसमें पश्चिमी हिंदी, इसके बाद में गुजराती, राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी। इस प्रकार शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी, पहाड़ी हिंदी, इनका उद्गम हुआ। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि पश्चिमी हिंदी यानी हिंदी का जो प्रादुर्भाव है, उद्गम कहाँ से हुआ है, तो शौरसेनी भाषा से हुआ है। ये बात ध्यान रखें, यदि संस्कृत न दिया जाए। उसके बाद में अपभ्रंश में पहला था शौरसेनी अपभ्रंश, उसके बाद में आ जाता है अर्ध मागधी अपभ्रंश। अर्ध मागधी अपभ्रंश यानी मगध, अर्धमागधी अपभ्रंश, इसमें केवल एक ही हिंदी का एक ही भाषा रही थी, वह कौन सी थी? पूर्वी हिंदी रही थी। ध्यान दीजिए, पूर्वी हिंदी अगर पूछा जाए इसका उद्गम कहाँ से माना गया, तो अर्धमागधी अपभ्रंश से, और अगर पश्चिमी पूछा जाए तो वह शौरसेनी अपभ्रंश से माना गया है। उसके बाद में जो आता है वह मागधी अपभ्रंश आ जाता है। इसके अंदर जो भाषाएं थी उसमें बिहारी थी, बंगाली,
बिहारी, बंगाली, असमिया और उड़िया ये भाषाएं मानी गई है। मागधी अपभ्रंश से जो भाषाएं निकली, बिहारी है, बंगाली है, असमिया है, उड़िया है, ये इससे मागधी अपभ्रंश से मानी गई। ध्यान दीजिए, अर्धमागधी अपभ्रंश से केवल पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है और पश्चिमी हिंदी का पूछा जाए तो शौरसेनी अपभ्रंश माना गया है। मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बंगाली, असमिया, उड़िया ये माना गया है। इसके बाद में आ जाता है महाराष्ट्री कह सकते हैं। महाराष्ट्री अपभ्रंश तो इसमें मराठी भाषा आ जाती है। इसमें कौन सी भाषा आ जाती है? मराठी आ जाती है। उसके बाद में 5वें नंबर पर आ जाती है ब्राचड़ अपभ्रंश। ब्राचड़ अपभ्रंश है, इससे सिंधी भाषा बनी। किससे? ब्राचड़ अपभ्रंश से। और उसके बाद में जो बनी पाश्चात्य उससे पंजाबी और लैंदा, ये दो भाषाएं निकल के बनी। पंजाबी और लैंदा ये पाश्चात्य अपभ्रंश से निकलकर ये भाषाएं बनी। ध्यान दीजिएगा कि जो अपभ्रंश हुआ था वो 5 रूपों में हुआ है: शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, महाराष्ट्री, ब्राचड़ और पाश्चात्य अपभ्रंश। तो इसमें जो शौरसेनी है उसमें पश्चिमी हिंदी आ जाएगी और गुजराती, राजस्थानी और पहाड़ी। उसके बाद में जो अपने आ जाता है अर्धमागधी, इसमें पूर्वी हिंदी है। और उसके बाद में जो आ जाएगा अपने मागधी है, उसके अंदर बिहारी, बंगाली और असमिया, उड़िया। और उसके बाद महाराष्ट्र में अपभ्रंश में मराठी, ब्राचड़ अपभ्रंश में सिंधी और पाश्चात्य अपभ्रंश में पंजाबी, लैंदा ये भाषाएं निकल कर आती हैं। अब हम बात करेंगे देखिए, 2 चीज़ें होती हैं। एक होती है राजभाषा, होती है राष्ट्रभाषा। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में बड़ा अंतर है। राजभाषा का अर्थ है जितने भी संवैधानिक कार्य जो होते हैं या संविधान या कानून संबंधी जितने भी कार्य होते हैं वे राजभाषा के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रभाषा जो होती है वह प्रत्येक समुदाय की कह सकते हैं अपनी भाषा हो सकती है, जिसको हम बोलचाल के रूप में बोलचाल नाम दे सकते हैं, बोलचाल के रूप में नाम दे सकते हैं, बोली के रूप में नाम दे सकते हैं। इस प्रकार से ये जो रहती है कौन सी? राष्ट्रभाषा। तो ध्यान दीजिए, राजभाषा के बारे में हम बातचीत करते हैं कि राजभाषा किस रूप में रही है। देखिए, राजभाषा जो है इसको संवैधानिक दर्जा जो दिया गया था, राजभाषा को संवैधानिक दर्जा, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि भाषा को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया। तो ध्यान दीजिएगा, राजभाषा को संवैधानिक दर्जा जो है 14 सितंबर 1959 को राजभाषा को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अगर पूछा जाए किस अनुच्छेद के अंतर्गत लिया गया है या माना गया है इसको, किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 343 वन में राजभाषा के रूप में हिंदी को माना गया। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजभाषा के रूप में हिंदी व देवनागरी लिपि को किस अनुच्छेद में माना गया है, तो 343 एक अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी व देवनागरी लिपि को
हिंदी व देवनागरी लिपि जो कि इसकी लिपि है, इसको माना गया है। हिंदी व देवनागरी लिपि को अनुच्छेद 343 में माना गया है, संविधान में इसे जोड़ा गया है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। हिंदी का जो प्रादुर्भाव हमें हुआ है, उसकी उत्पत्ति 1050 है। इसको संवैधानिक दर्जा जो है 14 सितंबर 1959 को हुआ, और इसको जो संविधान के अनुच्छेद 343(1) में हिंदी व देवनागरी लिपि को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान में इस भाषा को लिया गया। देखिए, अगर क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए कि देवनागरी लिपि का उद्गम किस लिपि से हुआ है, देवनागरी लिपि का उद्गम किस लिपि से हुआ है, यदि वहाँ ब्राह्मी लिपि न दिया जाए, क्वेश्चन में ब्राह्मी लिपि क्वेश्चन में न दिया जाए, तो ध्यान दीजिएगा, तो वहाँ अगर कुटिल लिपि आ जाए या गुप्त लिपि आ जाए तो हम इन दोनों पे टिक कर सकते हैं, यदि इन दोनों में से कोई आ जाए। अगर ब्राह्मी लिपि आ गया तो ब्राह्मी लिपि पे करेंगे, अगर कुटिल लिपि पे करेंगे, यदि कुटिल लिपि गुप्त लिपि पे टिक करेंगे। ये बात ध्यान रखने वाली है। देवनागरी लिपि से हुआ है तो अगर ब्राह्मी लिपि ना है तो कुटिल लिपि पे अपन करेंगे, क्योंकि ब्राह्मी लिपि की से दो लिपियां निकली, कौन सी, उत्तरी और एक दक्षिणी, और गुप्त लिपि बनी, उसके बाद में कुटिल लिपि बनी। तो कुटिल लिपि से हम देवनागरी लिपि का उद्गम मान सकते हैं, यदि ब्राह्मी लिपि गुप्त लिपि न दिया गया हो तो। साथियों, ध्यान रखिए कि जो हिंदी है उसमें हिंदी को जो मानक रूप में उपाधि दी गई है, ये बात भी ध्यान रखना है कि हिंदी को मानक रूप में उपाधि कब दी गई, तो 1963 में इसको मानक रूप में उपाधि दी गई है। ये बात ध्यान रखना। हिंदी को मानक रूप में उपाधि किस रूप में, किस सन में दी गई, तो 1963 में दी गई। अगर पूछा जाए प्रथम हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ, प्रथम हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, प्रथम हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ, नागपुर में हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी को मानक रूप में उपाधि कब दी गई थी, 1963 में, और प्रथम हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, नागपुर में हुआ था। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।